लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी। लेखक प्रेमचंद्र ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है जो कि उम्र में उनसे 5 साल के बड़े थे, परंतु पढ़ाई में सिर्फ 3 कक्षा आगे। लेखक एक्सप्लेन करते हुए हमें बताते हैं ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वो तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही कक्षा को कई बार पढ़ लिया करते थे। मतलब उनके बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई उनसे 5 साल बड़े मतलब 14 साल के थे। वे लेखक पे पूरी निगरानी रखते थे और तो और वो इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी मानते थे। बड़े भाई स्वभाव से बड़े ही पढ़ाकू टाइप के थे, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे और जब पढ़ के बोर हो जाते थे तो समय काटने के लिए अपने कॉपियों और किताबों की खाली जगहों पर चित्र बनाया करते थे। एक तरफ तो जहां लेखक के बड़े भाई दिन भर पढ़ते रहते थे और चीजों को याद करने के लिए एक ही चीज को बार बार लिखते रहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मौका पाते ही वे हॉस्टल से निकलकर मैदान खेलने आ जाते थे। लेकिन खेल कूद के बाद जब वो हॉस्टल वापस आते थे तो उन्हें बड़े भाई का बड़ा ही रौद्र रूप देखने को मिलता था और उनके बड़े भाई लेखक को डांटते हुए कहते थे, तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी आसान है क्या? इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ दिमाग में घुसता है। और अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और वहीं गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की मेहनत के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, बड़े भाई की ऐसी लताड़ सुनने के बाद लेखक रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पढ़ाई उनके बस की नहीं है। लेकिन डांट खाने के 2-3 घंटे बाद जब उनकी निराशा हटी तो खुद को मोटिवेट करते और फटाफट पढ़ाई के लिए एक एकदम कठिन सा टाइम टेबल बना लेते। अब टाइम टेबल बनाना तो एक बात है, लेकिन उसे फॉलो करना दूसरी। और एकदम आप ही की तरह लेखक टाइम टेबल तो बना लेते थे लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते थे। वे पढ़ाई के टाइम पे खुद को रोकने की बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन खेल कूद का मैदान उन्हें बाहर खींच ही लेता था और वो धीरे से अपने बड़े भाई से छुपकर हॉस्टल से बाहर खेलने भाग जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार फाइनल एग्जाम्स आ ही गए। लेखक बड़े डरे से थे, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लेखक और उनके बड़े भाई दोनों के होश उड़ गए। फाइनल एग्जाम में लेखक के बड़े भाई फेल हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ लेखक पास, और सिर्फ पास नहीं, वो तो अपनी क्लास में टॉप किए थे। अब लेखक तो 6वीं से 7वीं कक्षा में आ गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई साहब 9वीं के 9वीं में ही थे और अब दोनों भाइयों के बीच सिर्फ 2 कक्षा की ही दूरी रह गई थी। लेखक के मन में आया कि वह बड़े भाई को आड़े हाथों लें, बड़ा कहते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और देखो खुद ही फेल हो गए। परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और एक बार फिर वो खेल कूद में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब का लेखक पे ज्यादा दबाव ना था, लेकिन एक दिन जब लेखक सुबह का सारा समय खेल में बिताकर लौटे तब बड़े भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा, अगर कक्षा में अव्वल आने पर तुम्हें घमंड हो गया है तो यह जान लो बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। इतिहास तो पढ़ा होगा ना तुमने, घमंड रावण जैसे ज्ञानी का सर्वनाश कर दिया, फिर तुम क्या चीज हो? उन्होंने अनेकों उदाहरण के साथ लेखक की इज्जत से क्लास लगाई और बोले, जब मेरी क्लास में पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी कठिन है। अरे अलजेब्रा, ज्योमेट्री और हिस्ट्री रखने में हालत खराब हो जाती है। और बड़े भाई साहब लेखक के निबंध लिखने को भी समय की बर्बादी माना करते थे और वो कहते हैं, और ये जो तुम दिन भर निबंध लिखते रहते हो ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। तुम्हें क्या लगता है एक दिन एनसीईआरटी वाले क्लास 10th की हिंदी बुक में तुम्हारे निबंध को छाप देंगे और बच्चे उसे वासु भैया से पढ़ने आ जाएंगे क्या? अजी बिल्कुल नहीं। और उन्होंने कहा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जो कि स्कूल जाने का समय निकट आ गया था तो लेखक और ज्यादा सुनने से बच गए, लेकिन इतना सुनने के बाद भी लेखक का मन पढ़ाई में लगा नहीं और वो खेल कूद में शामिल होते रहे। धीरे धीरे इसी तरह साल बीत गया और एक बार फिर से फाइनल एग्जाम्स आ गए और एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास। इस साल तो बड़े भैया ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए और वहीं दूसरी तरफ लेखक एकदम इत्तू सी मेहनत करके भी पास हो गए। लेखक को अपने बड़े भाई पे दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और अपने बड़े भाई को यूं रोता देखा तो लेखक को भी रोना आ गया। अब लेखक और बड़े भैया के बीच सिर्फ एक क्लास का ही अंतर रह गया था। लेखक 8वीं कक्षा में पहुंच गए थे और बड़े भैया अभी भी 9वीं के 9वीं में थे। अब दोबारा सेम क्लास में फेल होने के बाद बड़े भाई साहब नरम पड़ गए और तो और वो अब लेखक को डांटना भी बंद कर दिए थे और कहीं ना कहीं अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़ें या ना पढ़ें पास तो हो ही जाएंगे। अब वो किताबों को भी सिर्फ नाम मात्र के लिए छूते और दिन भर खेल कर ही अपना समय व्यतीत कर दिया करते थे। और अब तो उन्होंने एक नया शौक भी पाल लिया था, पतंग उड़ाने का। खैर एक दिन की बात है, वे हॉस्टल से दूर कटी पतंग लूटने दौड़े जा रहे थे कि तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई जो बाजार गए हुए थे। वो लेखक का हाथ पकड़कर गुस्से से बोले, तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो? एक जमाने में 8वीं पास होकर लोग नायाब तहसीलदार बन जाते थे और तो और कई लीडर और न्यूज रिपोर्टर भी 8वीं पास हैं और तुम की 8वीं कक्षा को महत्व ही नहीं दे रहे हो। तो क्या हुआ? तुम मुझसे सिर्फ एक कक्षा ही पीछे रह गए हो और हो सकता है कि अगले साल तुम मेरे साथ मेरी क्लास में भी आ जाओ और उसके भी अगले साल मुझसे भी आगे निकल जाओ, लेकिन फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। बड़े भाई ने अम्मा और दादा का उदाहरण देते हुए कहा, भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक हर चीज में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। अब बड़े भाई की इस बात को सुनकर लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बड़े भैया की बातें चुपचाप सर लटकाकर सुने जा रहे थे। इतने में ही एक कटी पतंग दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरी। अब जो कि बड़े भाई साहब लंबे थे तो उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की ओर दौड़ भागे और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी प्यारी सी कहानी। तो बढ़ते हैं अगली